गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। आज मैं आपके लिए एक और नया वीडियो क्लास 10th के लिए लेके आया हूँ। पहले हम लोग क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी के स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच में हम लोग 2 वीडियो देख चुके हैं, मतलब पढ़ चुके हैं। आप लोग को पहले मैंने 2 लेक्चर पढ़ा दिया है। क्लास 10th में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो क्लास 10th का जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी के 2 डिपार्टमेंट होते हैं। तो उस इलेक्ट्रिसिटी के 2 डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंट था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 1 में, लेक्चर नंबर 2 में हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात किए हैं। और आज हमारा जो तीसरा वीडियो है लेक्चर 3, इसमें भी हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे। इस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जो 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और क्लास 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो 10th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा? कूलम्ब्स लॉ। तो आज क्लास 10th वालों को मैं कूलम्ब्स लॉ पढ़ाऊंगा और इस पे सवाल बनवाऊंगा, ठीक है। तो कॉपी कलम निकाल लीजिए, इधर उधर की बात करना बंद करें और शांति पूर्वक पढ़ाई पे ध्यान दें। चलिए मैं आप लोग को आज कूलम्ब्स लॉ बताता हूं। आप लोग पहले 2 लेक्चर में चार्ज की प्रॉपर्टीज और चार्ज करने का मेथड ये पढ़ा है। आप लोगों को ये पता है कि अगर प्लस चार्ज और यहां माइनस चार्ज हो या प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज और माइनस चार्ज हो, तो इनके बीच एक फोर्स लगता है। कौन सा? ग्रेविटेशन फोर्स। वो तो लगता ही है, वो तो लग ही रहा है क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, चार्ज बॉडीज है। तो कोई बॉडी के पास चार्ज होता है उसके पास मास अवश्य है, और जिसके पास मास होता है वहां ग्रेविटेशन फोर्स तो लगेगा ही। लेकिन यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स तो लग रहा है पर हम उस फोर्स की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स के अतिरिक्त एक और फोर्स लग रहा है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपने पढ़ा है कि सिमिलर चार्ज के प्रॉपर्टी होते हैं रिपेल करने का, ये इधर भागेगा और ये इधर जाएगा। डिसिमिलर चार्ज के पास प्रॉपर्टी होता है अट्रैक्ट करने का, एक दूसरे के तरफ जाते हैं। फिर सेम हल, एक दूसरे से दूर। तो ये जो पास आएंगे दूर जाएंगे खींचने, तो खींचने के लिए हमको एक फोर्स की आवश्यकता होगी या ढकेलने के लिए पुशिंग और पुलिंग फोर्स कहते हैं ना आप लोग। तो खींचने या ढकेलने के लिए एक फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। उस फोर्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स के अतिरिक्त यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। देखिए दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पे है, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है उसी प्रकार यहाँ ग्रेविटेशन फोर्स क्या काम नहीं कर रहा है? कर रहा है, पर ग्रेविटेशन फोर्स के अतिरिक्त एक और फोर्स काम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में कूलम्ब साहब ने कुछ बातें बोल दी, ठीक है, और उस बातों को एक्सपेरिमेंटली प्रमाण भी दे दिया, प्रूफ कर दिया। तो उसको हम लोग कूलम्ब्स लॉ कह दिए, ठीक है। मैथमेटिकली कोई प्रूफ नहीं है इसलिए इसको थ्योरम नहीं बोल सकते। जिस लॉ का प्रूफ मिल जाए उसको थ्योरम कहते हैं। जैसे गॉसेस लॉ, ये एक लॉ है, इसको मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया गया तो ये गॉसेस थ्योरम भी हो गया। लेकिन कूलम्ब्स लॉ का कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है, ठीक है। इसलिए कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ हमारा किस चीज के बारे में है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कूलम्ब्स लॉ हमारा किस चीज के बारे में है?
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, कौन फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आइए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ते हैं। एक बात और बता देते हैं, ये कोई बॉडी है और ये मान लीजिए इसके पास ये चार्ज बॉडी है, इसके पास प्लस क्यू चार्ज मान लीजिए, इसके पास मास भी अवश्य होगा। लेकिन कोई बॉडी है जिसका मास m है, इसके पास चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये न्यूट्रल भी तो हो सकता है। तो न्यूट्रल बॉडी के पास सिर्फ मास होती है, उस पर कोई नेट चार्ज तो नहीं होता है। तो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, बट चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। ठीक है, और मास है तो ग्रेविटेशन फोर्स तो लगेंगे। चलिए बच्चों, कूलम्ब्स लॉ। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखिएगा। ये कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डिफिनेशन क्या दीजिएगा? लिखिएगा द फोर्स एक्ट बिटवीन टू पॉइंट स्टेशनरी चार्ज। पॉइंट होना चाहिए स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब रेस्ट, स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रेस्ट। द फोर्स एक्ट बिटवीन टू पॉइंट स्टेशनरी चार्ज is called electrostatic force. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कोई दिक्कत? दो पॉइंट स्टेशनरी चार्ज के बीच में, दो पॉइंट रेस्ट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कॉमन बात क्या है? कि दोनों नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ठीक, दोनों में कॉमन बात जो नहीं है वो क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स इज ओनली अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ फोर्स ऑफ बोथ अट्रैक्शन और रिपल्सन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सन फोर्स भी हो सकता है और अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है। वो किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ चार्ज, कि हमारा चार्ज जो दोनों है जिसके बीच में फोर्स लगेगा वो सिमिलर चार्ज है कि डिसिमिलर चार्ज। अब इस फोर्स के बारे में कूलम्ब साहब ने कहा है। ठीक है, देखो क्या कहा है। According to law, पहला बात कहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लिख दे क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is directly
proportional to the product of magnitude ऑफ चार्ज। जो फोर्स है हमारा, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है, जो दोनों चार्ज के बीच में लगेगा, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड मतलब आपको ये नहीं पता, मतलब ये नहीं कि प्लस चार्ज है कि माइनस, जो भी चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना चार्ज का अमाउंट ज्यादा होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब तो यही होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जितना चार्ज ज्यादा होगा, दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो भी उतना ही ज्यादा होते चला जाएगा। ठीक है। और दूसरा बात बोले हैं कि द मैग्नीट्यूड of electrostatic force is inversely proportional to the square of distance between them। डिस्टेंस यहाँ पे आप मीन डिस्टेंस बोल सकते हैं, सिर्फ डिस्टेंस बोल सकते हैं, एवरेज डिस्टेंस बोल सकते हैं। दोनों चार्ज के जो बीच का दूरी होगा वो जितना कम रखिएगा फोर्स उतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा रखिएगा फोर्स उतना कम हो जाएगा। ऐसा बोला कूलम साहब ने। वो भी सिर्फ डिस्टेंस के नहीं, डिस्टेंस के स्क्वायर के। अगर आप दूरी 4 गुना बढ़ा दिए तो फोर्स कितना गुना घट जाएगा? 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 गुना घटेगा। अगर 4 गुना घटा दिए तो 16 गुना फोर्स बढ़ जाएगा। ऐसे होगा। ठीक है। और तीसरा बात उन्होंने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये जो हेडिंग है इसको मैं मिटाता हूं। ठीक है, उम्मीद है लिख लिए होंगे। ठीक है। और तीसरा बात जो बोला उन्होंने कि जो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है इज एक्ट ऑन द लाइन joining between charge to the charge। ठीक है, ये प्लस क्यू है, मान लीजिए ये माइनस क्यू है, ये दोनों पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट को मान लीजिए ये लाइन जोड़ा है तो फोर्स जो लगेगा इस लाइन पे लगेगा, इस लाइन के अतिरिक्त और कहीं भी लग सकता है। यही कूलम साहब ने बोला। मैथमेटिकली यही दो होता है। ये तीसरा एक एजम्पशन है जिसको मैथ्स में यूज नहीं करते, मैथमेटिकली कूलम्स लॉ बनाने के लिए यही यूज होता है। ठीक है, कोई दिक्कत?
ये आपका कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट हो गया। अब इसको हम लोग मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं। ये आपका कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट हो गया। अब इसको हम लोग मतलब मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर देते हैं। जैसे कोई एक इक्वेशंस आ जाए और उस इक्वेशंस में और कुछ नया चीज सीखने को मिल जाए जो आप लोग पहले से जानते नहीं होंगे। ठीक है, और पता है ये लॉ आईआईटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप आगे हायर क्लासेस में आओगे 12th में, तो वहां पे भी ये चीज पढ़ना है। तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसके प्रश्न में के लेवल में चेंज हो जाएंगे। अभी बस सवाल थोड़ा सा खाली लॉ से आएगा। ठीक है, आगे जाओगे तो इसमें वेक्टर जुड़ जाता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जुड़ जाएगा। ठीक है, इसको मिटा दें 5 काउंट करके, 1 2 3 4 5 लिख लिए होंगे। चलिए अब हम लोग इसको मैथमेटिकली निकालते हैं। चलिए मैथमेटिकली ठीक है, मैथमेटिकली तो लेट, चलिए मान लेते हैं क्या एफ ई क्या है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों को मॉड का ज्ञान नहीं है इसलिए ऐसे लिख दिए। Q1 हमारा क्या हो गया, चार्ज, और Q2 क्या हो गया, Q1 हमारा हो गया चार्ज ऑन फर्स्ट बॉडी, और Q2 हो गया हमारा चार्ज ऑन फर्स्ट बॉडी से अच्छा है लिखे पॉइंट चार्ज। फर्स्ट पॉइंट चार्ज और सेकेंड पॉइंट चार्ज। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट चार्ज, सेकेंड पॉइंट चार्ज, ये हमारा हो गया। और आर mean distance between them, mean distance between them। ठीक है, mean distance between them ये हमारा हो गया। ठीक है, अब ये मैथ्स में हम मैथमेटिकली इतना चीज को हम लोग लेट कर लिए। ठीक है, अब लॉ क्या बोला था, ठीक है, जो स्टेटमेंट था उस स्टेटमेंट को हम लोग अप्लाई करते हैं। तो बोले थे एफ ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 गुना Q2 के। ठीक है, Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड लेंगे, मतलब अगर मान लीजिए 5 कूलम है, यहाँ -5 कूलम है, दोनों के बीच का दूरी 2 मीटर। अब हम लोग फोर्स निकालने जा रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों चार्ज को मल्टीप्लाई करना है, तो 5 × 5, नॉट -5, ओनली +5। वो निगेटिव चार्ज का नेचर है जो फोर्स के डायरेक्शंस पे अपना इन्फ्लुएंस दिखाएगा। ठीक है, ठीक है, तो एफ ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 गुना Q2। ये हमारा हो गया पहला बात। और दूसरा बात उन्होंने क्या बोला था, एफ ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों के जो दूरी का स्क्वायर है, दोनों के जो दूरी का, दोनों चार्ज के जो बीच का दूरी है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हमारा ये हो गया सेकेंड बात। अब इस फर्स्ट और सेकेंड बात को मिला दीजिए,
ऑन कंबाइनिंग थर्ड स्टेटमेंट मैथ से रिलेटेड नहीं था, उसमें बस कहा गया कि जो चार्ज, जो दोनों पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज को जो लाइन जोड़ेगा, ठीक है, उस लाइन पे ही फोर्स काम करेगा। ऑन कंबाइनिंग वन एंड टू, तो क्या मिला हम लोग को? एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, यही मिलेगा ना, ठीक है, यही हमारा कुलम्स लॉ होगा। अब आप लोग को 9 क्लास से या पहले भी बताया जाता है कि जब यहाँ प्रोपोर्शनल होता है तो उसको हटा के एक कांस्टेंट लाते हैं। चार्ज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्सली। इनवर्स का मतलब उल्टा, मतलब अगर आर बढ़ाओगे तो फोर्स घटेगा, आर घटाओगे तो फोर्स बढ़ेगा। Q1 Q2 के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, Q1 Q2 बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, Q1 Q2 घटेगा तो फोर्स घटेगा, ठीक है। जितना गुना बढ़ेगा उतना गुना बढ़ेगा, जितना गुना घटेगा उतना गुना घटेगा। आर में जितना गुना बढ़ेगा उतना उसके स्क्वायर के गुना घट जाएगा, ठीक है। अगर डिस्टेंस 4 गुना है, ठीक है, डिस्टेंस अगर 4 गुना बढ़ गया, ठीक है, तो फोर्स 16 गुना घटेगा स्क्वायर, ठीक है। अब बाबू यहाँ पे हम ये प्रोपोर्शनल हटा के एक लगाएंगे कांस्टेंट के, और इक्वेशंस पूरा बनेगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के Q1 Q2 आर स्क्वायर, ठीक है। जहां लिखेगा वेयर के एच प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये कौन सा कांस्टेंट है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनल को हटा के लगाने वाले कांस्टेंट को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। आज यहां से बताना है, आज वीडियो बनेगा यहाँ। तो ये 1 के जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसका एक अपना एक और नाम है कुलम्स कांस्टेंट, ठीक है। कुलम्बिक कांस्टेंट। और ठीक है, ये हमारा कुलम्स लॉ निकल गया। यहाँ एफ ई कर दीजिए, एफ ई इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आपको ये याद रखना है सवाल बनाने के लिए, आपको ये याद रखना है सवाल बनाने के लिए, ठीक है। आगे बढ़े, आपको ये याद रखना है सवाल बनाने के लिए के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा के को एनालाइज करते हैं कि के क्या होता है, के कांस्टेंट, के का वैल्यू क्या होता है, के का यूनिट क्या होता है, ठीक है, कैसे यूज करेंगे सवाल में, ठीक। ये मिटा दे, कोई दिक्कत। F is directly proportional to the product of charge, magnitude of product of charge, और inversely proportional to the square of distance between them। तो उससे हमारा ये इक्वेशंस आ गया। अब इसको, इस इक्वेशंस को थोड़ा एनालाइज करके लिखते हैं, ठीक है। मिटा रहे इतना, कोई दिक्कत। हमारे पास क्या था इक्वेशन? एफ के Q1 Q2
बाई आर स्क्वायर, एफ बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, के का वैल्यू होता है 1/4 एप्सिलॉन। के का वैल्यू होता है 1/4 एप्सिलॉन। जो के कांस्टेंट आया है ना, उस के का भी वैल्यू होता है 1/4 एप्सिलॉन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं मैथ्स में आप प्रयोग करते हैं इस साइन का बिलोंग्स टू के लिए, याद होगा आप लोग को, रियल नंबर में यूज करते हैं ना। लेकिन यहां पे इसका मतलब होता है, इसको बोलते हैं इप्सिलॉन, और ये होता क्या है? वेयर एप्सिलॉन होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और एक होता है एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और एक होता है एप्सिलॉन आर, इसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। इन तीनों का रिलेशंस होता है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। पढ़ते क्या है? एप्सिलॉन, और ये है क्या? एब्सोल्यूट परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, रिलेटिव परमिटिविटी। और इन तीनों का रिलेशंस क्या है कि ये एप्सिलॉन जो होता है इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। बोलोगे सर ये सब क्या बता रहे हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। टेंशन मत लीजिए, सब समझ में आएगा। पहले देख तो लीजिए क्या बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। तो के का वैल्यू क्या हो गया? 1/4 एप्सिलॉन था। एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट गुना एप्सिलॉन आर। ठीक है, देखो ये क्या है, ये मीडियम से रिलेटेड है। चार्ज रखा है, अब वो चार्ज, दो चार्ज है, दोनों के बीच में दूरी है, फोर्स लग रहा है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब वो दोनों चार्ज कहाँ रखा है? एयर में रखा है, वैक्यूम में रखा है। कहाँ रखा है? किसी और मीडियम में रखा है, उसके लिए है ये। ठीक है, उसके लिए है ये। तो इसलिए जो के होता है ना, ये आता है एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन का मतलब होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, फॉर एनी मीडियम, किसी मीडियम में, फॉर एनी मीडियम, कोई भी मीडियम में चार्ज होगा, कोई मीडियम में चार्ज हो, आपको फॉर्मूला लगाना है 1/4 एप्सिलॉन नॉट गुना एप्सिलॉन आर। वहां पे एप्सिलॉन आर जो होगा, वहां पे जो एप्सिलॉन आर होगा वो इस हर मीडियम का अलग अलग होगा। बोलोगे सर एब्सोल्यूट नॉट क्या है? बताते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले आपको के बराबर क्या वैल्यू मिला? के का वैल्यू क्या होगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट गुना एप्सिलॉन आर। के बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट गुना एप्सिलॉन आर। आपको के का वैल्यू याद रखना है। ठीक है, ई आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी, ये हर मीडियम का अलग अलग होगा। ये कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगा। इसका वैल्यू हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे, बता देंगे। ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू हर मीडियम के लिए अलग अलग होगा। एयर के लिए कुछ, एयर और वैक्यूम के लिए एक ही होता है, बाकी और मीडियम के लिए कुछ, किसी और मीडियम के लिए कुछ। ठीक है, एक बार एक चीज और बोल के आप लोग खुश कर देते हैं। हमारा जो सवाल आता है ना, वो एयर और वैक्यूम में ही आता है 99%। अलग मीडियम का सवाल देता ही नहीं है। आप 12 तक में जाओगे ना, तो मैक्सिमम सवाल एयर वैक्यूम में ही होता है। सवाल में एयर लिख दिया तो ठीक है, नहीं लिखा तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि चार्ज एयर और वैक्यूम में रखा है।
अगर किसी और मीडियम में रखा होगा तो वहां पे एप्सिलॉन आर का वैल्यू देगा। एप्सिलॉन आर मतलब रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, चलो पहले हम थोड़ा सा, अब हम के का वैल्यू बताएं, अब हम थोड़ा सा के का बात कर लेते हैं। ठीक है, तो के का यूनिट क्या होगा? के का यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट ऑफ के, एसआई यूनिट ऑफ के क्या होगा? ठीक है, एफ बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के कांस्टेंट है बट इट इज नॉट डायमेंशन लेस कांस्टेंट, मतलब के का यूनिट और डायमेंशन होंगे। तो के बराबर क्या होगा? किसी चीज का आप लोग यूनिट निकालते हैं तो उसका तरीका होता है, पहले फॉर्मूला लिख लें। तो के बराबर एफ गुना आर स्क्वायर बट्टा Q1 गुना Q2। फोर्स का यूनिट न्यूटन, आर स्क्वायर का यूनिट मीटर स्क्वायर, और चार्ज का यूनिट कितना? एक कुलम और एक कुलम, दोनों चार्ज है तो कुलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर, मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर। ये हमारा के का एसआई यूनिट है। के का कौन सा यूनिट है? एसआई यूनिट है। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ के बराबर एसआई यूनिट ऑफ फोर्स गुना एसआई यूनिट ऑफ आर बट्टा आर उसका स्क्वायर बट्टा एसआई यूनिट ऑफ चार्ज का स्क्वायर। Q1 Q2 दोनों चार्ज अलग है लेकिन दोनों का यूनिट तो कुलम भी होगा ना। तो के का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर। ये के का वैल्यू किस पे डिपेंड है? एप्सिलॉन आर पे। इसका मतलब हर मीडियम का के अलग अलग होगा? हाँ होगा, लेकिन आपको बस के का वैल्यू एक मीडियम के लिए याद रखना है। किसके लिए? एयर और वैक्यूम के लिए। ठीक है, एयर और वैक्यूम के लिए आपको के का वैल्यू याद रखना है कि के का वैल्यू एयर वैक्यूम के लिए इतना होता है। और बात कर लें, ऐसा ही हो गया तो सीजीएस यूनिट का ही बात कर लेते हैं। सीजीएस यूनिट क्या होगा के का? न्यूटन का सीजीएस डाइन, बोलोगे ये क्या बोल रहे हैं सर, डाइन चुड़ैल। मीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर, और कुलम स्क्वायर का स्टैट कुलम स्क्वायर, सब पढ़ाया हुआ है। कुलम का सीजीएस यूनिट फोर्स का और डिस्टेंस का। इसका डायमेंशन लिख दें लेकिन वो आपको समझ नहीं आएगा, चलो लिख देते हैं, कॉपी का शोभा बढ़ जाएगा। इसका डायमेंशन क्या होगा? तो फोर्स का हो जाएगा ml2 t-2 और L2, तो टोटल हो गया ml3 t-2 और नीचे से t आएगा तो -4 a-2। ये इसका डायमेंशन होता है। ये के का यूनिट, के का सीजीएस, के का डायमेंशन। अभी बस हम के का यूनिट सीजीएस का बात किए हैं, अब हम के का वैल्यू पे बात करेंगे। ठीक है, और के का वैल्यू किस किस चीज पे डिपेंड है? दो चीज पे, एक इस पे और एक इस पे। 4 कांस्टेंट, पाई का वैल्यू 3.14 कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट बट इसका वैल्यू हमको पता नहीं है अभी, और एप्सिलॉन आर हर मीडियम के लिए अलग अलग। तो एप्सिलॉन आर चेंज तो के चेंज। लेकिन 99% क्वेश्चन हमारा कैसा होता है? एयर वैक्यूम वाला। तो एयर वैक्यूम का एप्सिलॉन आर का वैल्यू बता देंगे तो के का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत? इतना नोट कीजिए। अब देखिएगा के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन है। इसी एप्सिलॉन को ना लिखा गया है एप्सिलॉन नॉट गुना एप्सिलॉन आर। तो के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो ये एप्सिलॉन का ऐसा यूनिट क्या होगा? यहां जगह खाली है, लिख दें एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन। क्या होता है? तो एसआई यूनिट देखिए, के बराबर एप्सिलॉन नॉट जो है, के और एप्सिलॉन का रिलेशन क्या है? रेसिप्रोकल का। मतलब अगर के मान लीजिए मीटर है तो एप्सिलॉन होगा मीटर इनवर्स। के अगर टाइम सेकेंड है तो मीटर एप्सिलॉन होगा सेकेंड इनवर्स। अगर के है न्यूटन इनवर्स तो एप्सिलॉन होगा न्यूटन। जो के का यूनिट था उसको उल्टा कर देंगे तो किसका निकल जाएगा?
एप्सिलॉन का। तो एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन का होगा, ठीक है। इसको उल्टा कर दीजिए, ये ऊपर है नीचे है तो उल्टा कर दीजिए, कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर, सीजीएस यूनिट भी। और एक बात और बता देते हैं, एप्सिलॉन का नहीं, चलिए रुक जाइए, स्टैट कूलम स्क्वायर डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एप्सिलॉन का ही यूनिट डायमेंशन जो होता है वही यूनिट डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट का भी होता है, वही ऐसा यूनिट एप्सिलॉन नॉट का होता है। जो एप्सिलॉन का होता है ना वही एप्सिलॉन नॉट का होता है, वही एप्सिलॉन नॉट का। तो ऐसा यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट भी क्या होगा, यहां लिख देते हैं, एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नॉट, यहां लिख देते हैं एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका उल्टा, m का पावर 1 है तो हो जाएगा -1, l का पावर 3 है तो -3, t का पावर -4 है तो +4, a का पावर -2 है तो +2। किसका, दोनों का, एप्सिलॉन का भी और एप्सिलॉन नॉट का भी। अब कौन रह गया, एप्सिलॉन r, कौन रह गया, एप्सिलॉन r। तो अब एप्सिलॉन r का भी सेम वही होगा, नहीं। आप लोग गेस किए होंगे कि अगर एप्सिलॉन का और एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन का वैल्यू होता है इतना, देखिए यहां लिखा है। तो एप्सिलॉन का जो यूनिट है वही एप्सिलॉन नॉट का है, तो एप्सिलॉन r का क्या होगा, तो एप्सिलॉन r हैज नो यूनिट नो डायमेंशन ना, नो यूनिट नो डायमेंशन, इसका तो कोई यूनिट ही नहीं होगा क्योंकि ये दोनों का यूनिट बराबर है, तो दोनों कट गया। आप एप्सिलॉन r को क्या लिखिएगा, एप्सिलॉन r को लिखिएगा एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, यही लिखिएगा ना। और दोनों का यूनिट क्या है, सेम, ये प्योर रेशियो हो गया, यानी एप्सिलॉन r का वैल्यू सिर्फ नंबर में रहेगा, 1 2 4 5 ऐसे, उसमें कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हम यूनिट का बात कर दिए, किसका किसका यूनिट, के का और एप्सिलॉन का और एप्सिलॉन नॉट का। अब हम लोग इसके वैल्यू पे बात कर लेते हैं, तो कूलम्स लॉ आपके लिए कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और हम लास्ट में बता देंगे आपको याद क्या रखना है, 1 2 3 4 मिटा रहे, उम्मीद है समझ में तो आ रहा होगा, चलिए मिटाते हैं। अब देखिए k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना एप्सिलॉन r होता है, यही ना लिखा हुआ है इक्वेशंस में। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू फिक्स होता है 8 पॉइंट, लिख लेते हैं, वैल्यू क्या है 8.854 गुना 10 के पावर -12, और एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या बताए, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है एसआई यूनिट में, ठीक है, एसआई यूनिट में होता है। तो एप्सिलॉन नॉट तो पता चल गया, ये फिक्स है, चार्ज किसी मीडियम में हो, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है, फिक्स है, ये नहीं चेंज हो सकता। चेंज क्या होगा, अगर कोई मीडियम चेंज होगा तो चेंज क्या होगा, ये और ये, क्यों चेंज होगा, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट गुना एप्सिलॉन आर, ये चेंज होगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई भी तो चेंज होगा, ये फिक्स है, बट ये तो फिक्स नहीं ना है। तो इसमें अगर अभी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एप्सिलॉन का वैल्यू कुछ और आएगा, अगर हम 1 से गुना करेंगे तो एप्सिलॉन का वैल्यू कुछ और आएगा, ठीक है। तो मीडियम चेंज होने पे क्या चेंज होगा, ये और ये चेंज नहीं होता, इसकी वैल्यू इतनी फिक्स होती है, ठीक है। अब सुनिए 4
एयर, 99% सवाल क्या है, एयर और वैक्यूम। देखिए वैक्यूम जो कि बहुत ही स्पेशल वर्ड है, दो को यू एक साथ आता है। 1/4 एयर और वैक्यूम में एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू होता है ना, वो होता है 1.0006, जिसको हम लोग अप्रॉक्स 1 लेके चलते हैं। और एप्सिलॉन आर का कोई यूनिट नहीं होता, कोई डायमेंशन नहीं होता, तो हमारा के क्या निकल जाएगा, एयर वैक्यूम के लिए। सवाल हमारा मोस्टली एयर वैक्यूम में, अगर सवाल में एयर वैक्यूम नहीं लिखा है तो मान लेंगे एयर वैक्यूम है। तो हम के का वैल्यू, तो के बराबर हम लिख सकते हैं ना एयर वैक्यूम के लिए कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये लिखने की आवश्यकता नहीं, इसकी वैल्यू क्या है एयर और वैक्यूम के लिए 1। तो के बराबर क्या हो गया, के बराबर क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसका वैल्यू, ये पूरा को सॉल्व कीजिएगा, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू डालिएगा, पाई का वैल्यू डालिएगा, 4 सब गुना करके भागा कीजिएगा, तो इसका वैल्यू आएगा अप्रोक्स में 9 इंटू 10 के पावर 9। और के का यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ऐसा यूनिट यही ना है, ये आएगा। इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टैट कूलम स्क्वायर। के का वैल्यू हो गया किसके लिए, एयर वैक्यूम। एयर वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन का वैल्यू 1, तो के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू हमको पता ही है, ठीक, इसका वैल्यू कांस्टेंट है, एयर वैक्यूम में भी यही होगा, कोई और मीडियम में भी यही होगा, ठीक है, बस ये चेंज हो जाएगा कौन, एप्सिलॉन आर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एसआई यूनिट में ये देगा और सीजीएस यूनिट में ये देगा। तो के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इक्वल टू 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टैट कूलम स्क्वायर होगा। ठीक है, ये हमारा के का वैल्यू होता है। आपको बस ये याद रखना है, ये दोनों, ये लाइन याद रखना है, सवाल बनाने के लिए लाइन याद रखिए, ठीक है। अगर एसआई में है वो तो 9 लेंगे, 9 इंटू 10 के पावर 9, सीजीएस में 1, ठीक है, ये के का वैल्यू। तो हमारा जो कूलम्स लॉ में जो फोर्स का फॉर्मूला है, एफ बराबर क्या, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं ना। आपको ये यूज करना है। एयर वैक्यूम, आपके सवाल में एयर वैक्यूम ही है, 12th में भी 99% एयर वैक्यूम है, तो आपको के एफ बराबर ये फॉर्मूला यूज करना है। और इसकी वैल्यू कितनी, एसआई में ये, सीजीएस यूनिट में, यही आपका कूलम्स लॉ था। आपका ये कूलम्स लॉ कंप्लीट, कोई दिक्कत। ये नया नया वर्ड एप्सिलॉन, इसको पढ़ते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। स्टाइल मार के मत लिखिएगा इसे, या ई कर दीजिएगा, या छोटा ई, ये सब गलत है। इसको लिखना है तो सी, उसके सी के बीच से वो ऐसे पाड़ दीजिए, ठीक है। नोट कीजिए सब लोग, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, ध्यान पूर्वक, सब समझ में है। अब हम लोग इस आज के वीडियो में और क्या करेंगे, आज के लेक्चर में और क्या करेंगे, कूलम्स लॉ पढ़ लिए, अब इसका यूज करते हैं सवाल में। चलिए, सवाल बनाते हैं।
कहता है कंपेयर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स or gravitational force and gravitational force between electron and proton. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास मास है तो उसके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स भी लगता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में मास है तो उसके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स भी लग रहा है। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास चार्ज भी है तो उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा है। तो आपको कंपेयर करना है। कंपेयर का मतलब क्या होता है कि दोनों फोर्स में से बड़ा फोर्स कौन है, कौन स्ट्रॉन्ग फोर्स है, कौन वीक फोर्स है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। मतलब सवाल को जांचना है। उसके लिए कुछ डाटा आप लोगों को देना पड़ेगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना 31 kg, मास ऑफ प्रोटॉन इतना kg, ठीक है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और मान लेंगे एयर में ही रखा है, ठीक है, एयर में लिखा है। और डिस्टेंस मान लेंगे दोनों के बीच का दूरी r है। ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये प्रोटॉन हो गया। मान लेते हैं दोनों के बीच का दूरी r। और हमको क्या कंपेयर करना है कि दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन दोनों में मजबूत कौन फोर्स है। दोनों लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी और ग्रेविटेशन भी। तो आपको कंपेयर करना है, ठीक है। उसके लिए डाटा चाहिए। चार्ज, तो दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन इतना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना, डिस्टेंस r। तो पहले हम ग्रेविटेशन फोर्स निकालते हैं, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक का, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तब ना पता चलेगा कौन कितना टाइम्स है। चलिए पहले हम निकालते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। कौन फोर्स? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला याद है आप लोगों को? G(m1m2/r²) और G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं है मीडियम का, पूरे यूनिवर्स में कहीं रखो G का वैल्यू G 6.67 इंटू 10⁻⁻, कितना होता है 11 ऐसा यूनिट में। केजी मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये होता है इसका यूनिट। और m1 है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और m2 हो गया मास ऑफ प्रोटॉन। तो 9.1 इंटू 10⁻⁻, कितना 31 kg, और मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻27, बट डिस्टेंस तो r² माने। r के जगह पे कोई नंबर ही मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये तो r तो अपने हाथ में है, मास कुछ और नहीं मान सकते, चार्ज कुछ और नहीं मान सकते, ये तो फिक्स है। लेकिन r जो डिस्टेंस है वो मेरे हाथ में है, 10 मीटर, 20 मीटर, 1 मीटर, जो लिखना लिखिए। r मान लीजिए ना, r मानिएगा तो ऐसे भी तो डिवाइड करेंगे दोनों फोर्स में, तो दोनों फोर्स में r² आना है, तो r² कट जाएगा, तो कुछ भी माने कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका, कैलकुलेशन काफी लंबा दिख रहा है आप लोग को, डर गए आप लोग। 6.67 को लिख लो 20/3,
9.1 को चलो 9 मान लिए, 1.67 को लिख सकते हैं 5/3, करके देख लो, 3 से 5 को भागा। अब पावर क्या हो गया, 31, 11, 27, सब निगेटिव है, तीनों पावर ऐड करो, कितना हो जाएगा, -31, -27, -58, -59, -68, 69, 69, सॉरी 59 नहीं, 69, -69 बट्टे r², 9 से 9 गया, 3 तिया 9 से 9 खत्म, 20, 25, 100, 100 का मतलब 10 के पावर +2, +2 में से -69 जाएगा तो 10 के पावर -67 बटे r²। ठीक है, ये हमारा ग्रेविटेशन फोर्स निकल गया। अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इतना ही दूर में निकालना होगा। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, 1/4πε0 Q1 Q2 Q इलेक्ट्रॉन Q प्रोटॉन। इसकी वैल्यू क्या होती है, 9 × 10 के पावर 9। QE का वैल्यू क्या होता है, ये QE और QP दोनों सेम है, तो लिख सकते हैं 1.6 × 10 के पावर -19 बटे r²। कितना आ जाएगा, 1.6 का स्क्वायर होता है 2.56, और 2.56 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 23.04, 9 पहले से है, और -19 का स्क्वायर -38, तो -38 में से 9 जाएगा -29 बाई r²। ये इक्वेशन, ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए डाटा मिटाते हैं। अब हमको कंपेयर करना है, तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बाई ग्रेविटेशन, किसी को किसी से डिवाइड कर सकते हैं, कोई तर्क नहीं, रिजल्ट जो आना है वो तो आएगा। ये आया इतना, नीचे वाला कितना है, इतना, ये कट गया, ये कट गया, -29 से -67 कट गया, तो कितना बच गया, -29 से -67, 29 और 9 38, और 29 में सब कितना जोड़िएगा कि 67 आ जाए, 37, 1 38, कितना आ जाएगा 38, -38 नीचे बचेगा, ये -38 नीचे बचेगा तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, तो ग्रेविटेशन फोर्स बराबर ये हो गया Fg गुना 23.04 गुना 10 के पावर -38, ऊपर गया तो कितना, +38। सोच लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना बड़ा है। अब दोनों में बड़ा कौन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ये ग्रेविटेशन में कौन बड़ा फोर्स है, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ग्रेविटेशन फोर्स के इतना गुना के बराबर है। अगर कोई लिख दिए A बराबर 5B, तो A बड़ा कि B बड़ा, ऑब्वियसली A बड़ा, क्योंकि A जो है ना वो B के 5 गुना के बराबर है, यानी कि 5 को B होगा ना तब A आएगा, A के बराबरी करेगा, तो 4 को B तो A से छोटा हो गया, 3 को B तो A से छोटा हो गया, तो FG गुना इतना है, तो अकेले FG से क्या हो गया, बहुत छोटा। यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्लास 12 में भी ये क्वेश्चन आता है, क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है, क्लास 12 में भी क्वेश्चन होता है, कंपेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन, तो कंपेयर करो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स में कौन बड़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो भी थोड़ा सा बड़ा नहीं, कितना बड़ा है, 10 के पावर 38 टाइम्स 10 के पावर 38 और 23.04।
इतना गुना बड़ा है। यानी कि अगर ग्रेविटेशन फोर्स 1 न्यूटन है, ग्रेविटेशन फोर्स कितना न्यूटन है, अगर 1 न्यूटन है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 23.04 गुना 10⁻38 न्यूटन होगा। कोई दिक्कत? नोट कीजिए सभी लोग, और हम कुछ क्वेश्चंस बनवा देते हैं। ठीक है, आप लोग टीएमएच बुक से सवाल बना सकते हैं, उसी में क्लास 10th में दिया हुआ होगा। ठीक है, एक सवाल और है, मिटा रहे इसको, कोई दिक्कत? कहता है क्वेश्चन, टू सिमिलर चार्ज repel each other with a force of 16 Newton when placed .3 meter apart in air। देखिए लिख दिया ना क्वेश्चन में, एयर नहीं लिखा होता तो मान, तो व्हाट इज अ स्ट्रेंथ ऑफ ईच चार्ज, व्हाट इज a strength of each charge। दोनों चार्ज इक्वल है, स्ट्रेंथ ऑफ ईच चार्ज and what will be the force between them if the space between them is filled with a substance dielectric constant 8। what will be, जिसको हम लोग कहते हैं ना, what will be बता रहे हैं, the force between them if the space between them is filled with a substance of dielectric constant कितना दिया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बोलोगे सर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये आप बताया नहीं। अरे वही एब्सोल्यूट, ये रिलेटिव परमिटिविटी को बोलते हैं, एप्सिलॉन आर। चलिए पहले पार्ट ए की बात करते हैं। कहता है दो वो सिमिलर चार्ज है, इक्वल चार्ज है, रिपेल कर रहा है इतने फोर्स से,
और दोनों के बीच का दूरी इतना मीटर है, तो बोलता है बताओ दोनों चार्ज का स्ट्रेंथ मतलब मैग्नीट्यूड क्या होगा। पहले पार्ट ए बनाते हैं तब पार्ट बी बनाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए सवाल क्या है, चलिए मान लेते हैं दोनों प्लस चार्ज है, प्लस क्यू दोनों सिमिलर है और साथ में दोनों इक्वल भी है। दोनों के बीच का दूरी कितना है 0.3 मीटर और फोर्स कितना लग रहा है 16 न्यूटन। तो हमको निकालना क्या है क्यू, क्या निकालना है क्यू। कैसे निकालिएगा, और एयर में भी है, सवाल में दे रखा है एयर में है, तो F बराबर के, दोनों चार्ज अगर सेम होता है इक्वल होता है तो क्यू स्क्वायर, Q1 गुना Q2 क्यू स्क्वायर, अगर इक्वल है तो R स्क्वायर। निकालना क्या है क्यू स्क्वायर, क्यू निकालना है, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा F गुना R स्क्वायर बाई के का रूट, के का रूट, के बराबर F कितना दिया है 16, आर स्क्वायर क्या दिया है 0.3, तो 0.3 का स्क्वायर, 0.3 को लिख सकते हैं 3/10 और 3/10 को क्या लिख सकते हैं 3/10 के स्क्वायर को 9/100 और बट्टा के का वैल्यू क्या है 9 गुना 10 के पावर 9, ये 9 कैंसिल, रूट से क्या क्या निकल जाएगा। ठीक है, हमने प्लस मान के रखा है इसलिए हम लोग रूट से बाहर प्लस माइनस दोनों होता है, लेकिन हमने चार्ज को प्लस मान के रखा है तो हम प्लस लेंगे, तो 4 और 10 के पावर 11 हो गया, तो 10 के पावर 10 हो गया ना, 10 के पावर 9 और 2 11, तो 11 में से 10 को बाहर निकाल दोगे तो 5 हो जाएगा रूट से। अंदर में क्या बच गया 1, ऊपर में बच गया 1 और नीचे में एक और रूट 10 बच गया। रूट 10 का मतलब होता है 3.2, 32 का स्क्वायर होता है 1024, तो 10.24 होना चाहिए था लेकिन हम लोग मान लिए। ठीक है, तो Q बराबर कितना हो जाएगा 3.2 से 4, सब जगह कैलकुलेशन ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए। क्यू स्क्वायर F 16 0.3 मीटर में है, 9/100 9/11, ठीक है 10/5, तो 3.2 से 4 कट गया, एक बार में, दो बार में, अब 5 अब गुना 10 के पावर -5 कूलम्ब आंसर। रूट 10 का वैल्यू 3.2 से थोड़ा कम होता है, ठीक है, लेकिन हम 3.2 ले लिए अप्रोक्स में। 981 होता है ना, 9.819 हो गया 31 का, 3.1 का मतलब, और 3.2 का होता है 1024, तो हमारे पास 1000 ही था ना, 10 था ना, 3.2 का 10.24 और 3.1 का 9.8 है, मेरे पास 10 था, तो होना चाहिए था ये करीब 3.1 और 2 मतलब के बीच में, 3.15 के आसपास, तो 3.15 को राउंड करके 3.2 ले लिया और नोट कर लिया। ठीक है, अप्रोक्स में आंसर आएगा क्योंकि पूरा पूरी नहीं कटेगा, चार्ज इससे थोड़ा सा कम भी हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए पार्ट बी का बात करते हैं। पार्ट ए तो आसान था, जो था कैलकुलेशन था। पार्ट बी में लिखा है कि बताओ अगर हम इन दोनों चार्ज के जो बीच में, चार्ज के बीच में काफी जगह खाली, एयर वैक्यूम एयर था ना, अब उसमें हम कुछ भर दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाए 8। सवाल में लिखा था ठीक है कि व्हाट विल बी द फोर्स। हाँ ये आंसर ठीक है, मिला लिया 1.25, ये 3.2 से थोड़ा कम होगा, नीचे ये थोड़ा कम होगा तो उसको 4 से काटेंगे ना तो 1.25 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, मतलब 1.26। आंसर में 1.26 दिया पर कोई दिक्कत नहीं, 2.5 भी सही है। ये सब का आंसर जो होता है वो एक्यूरेटली ही आता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं पार्ट बी का। पार्ट बी में कैसे बनाएंगे, ठीक, कोई दिक्कत।
ये समझ में आ रहा है। चलिए बी में क्या बोला, वही चार्ज प्लस क्यू प्लस क्यू। अब इस क्यू का वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं। दूरी 0.3 न्यूटन 3 मीटर और फोर्स 16 न्यूटन। अभी तो दोनों चार्ज के जो बीच में जो जगह खाली है ना, उसमें कुछ भर दी, ठीक है। कोई नया मटेरियल इंट्रोड्यूस करा दिया, नया मीडियम इंट्रोड्यूस करा दिया, जिसका इसका एब्सोल्यूट परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, 8 है। कितना है? 8। अब बताओ फोर्स क्या होगा। तो हमने क्या पढ़ रखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एयर के लिए, अगर एयर नहीं है कोई और है तो एप्सिलॉन आर लगा देंगे, ठीक है। Q1 Q2 तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, अब बाई आर स्क्वायर, यही चीज है ना, बाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब हमको क्या निकालना है, फोर्स। क्या निकालना है? फोर्स। ये 16 न्यूटन फोर्स नहीं यूज करेंगे, सॉरी गलती से लिख दी। ये 16 न्यूटन फोर्स तो तब था जब एयर में है, माय मिस्टेक। जब एयर में था तब दोनों चार्ज के बीच में कितना फोर्स काम करता? 16 न्यूटन। अब तो सवाल ही है कि फोर्स कितना काम करेगा। अगर यही दोनों चार्ज के बीच में कोई नया मटेरियल इंट्रोड्यूस करा दें जिसका रिलेटिव परमिटिविटी 8 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8 है, अब बताओ दोनों चार्ज के बीच में कितना फोर्स काम करेगा। तो मान लेते हैं एफ डैश, यही एफ डैश आपको क्या करना है, निकालना है। तो एफ डैश की फॉर्मूला क्या, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, एफ डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्यों एप्सिलॉन आर, क्योंकि कोई मीडियम आ चुका है, क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो देखिए इतना का वैल्यू, देखिए एक बार बताते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है। क्यू स्क्वायर का वैल्यू वहां से निकालिए, क्यू स्क्वायर का वैल्यू वहां से निकालिए। ये क्यू स्क्वायर का वैल्यू वहां से कितना हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर बाई के, यही ना आएगा, एफ आर स्क्वायर बाई के और बट्टा आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर इसका, देखिए हमको क्या निकालना है, सवाल सुनिए। दोनों चार्ज के बीच में कोई नया मटेरियल डाल दिया जिसका रिलेटिव परमिटिविटी 8 है। तो बोलता है बताओ अब क्या फोर्स होगा, फोर्स निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी मीडियम के लिए, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन, क्यू का वैल्यू मत पुट कीजिए, ये क्यू का ये पुट कर दीजिए, ज्यादा आसानी से बन जाएगा, इससे ही बन जाएगा, ठीक है। ये पुट कीजिएगा तो भी बन जाएगा, लेकिन आसान बनाने के लिए, मतलब कि कैलकुलेशन ना करना पड़े, क्योंकि क्यू का वैल्यू हमको यहाँ पता है कितना, एफ क्यू स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर बाई के, और नीचे क्या है, आर स्क्वायर। डिस्टेंस जितना पहले था अभी भी उतना ही है, तो आर स्क्वायर कट गया, ठीक है। के का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे जो के है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, उससे ये कट गया, क्या बच गया सिर्फ हमारे पास एफ डैश बराबर क्या बच गया, एफ बाई एप्सिलॉन आर। एफ दिया हुआ था पहले, एफ कौन सा फोर्स है, पहले वाला, जिसका वैल्यू क्या था 16 न्यूटन। ये जो एफ है वो पहले वाला फोर्स है 16 न्यूटन, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं आया था तब। और एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना, 8 दिया है ना, 2 न्यूटन। सोचिए जब वही दोनों चार्ज एयर में रखा था तो फोर्स 16 न्यूटन दिया हुआ था सवाल में, ठीक है। लेकिन जब यही दोनों चार्ज को उतना ही दूरी पे कोई नए मटेरियल मीडियम में डाल दिया गया, बीच में भर दिया गया दोनों के बीच में, तो फोर्स घट के 2 न्यूटन हो गया। ऐसे सवाल डील करना है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, समझ में आ गया होगा। हम लोग
यहां से क्यू स्क्वायर का वैल्यू इसलिए ये वाला ले लेना क्योंकि बहुत सारा चीज कट गया, ये पुट करने की आवश्यकता नहीं है, करेंगे फिर से उतना कैलकुलेशन करो। ये अगर हम क्यू का वैल्यू पुट कर देंगे तो के से के कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, बस खाली एफ बच जाएगा, तो एफ बाई एप्सिलॉन आर। कोई दिक्कत? तो ये क्वेश्चन नंबर बी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए -5 माइक्रोकूलम एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज, और दूसरा है 4 मिलीकूलम, और दोनों के बीच का जो दूरी है वो है 5 सेंटीमीटर। बोलेगा बताइए कितना फोर्स काम कर रहा है, कितना फोर्स काम कर रहा है। ये तो बहुत सिंपल सवाल है, क्या लगाइएगा 1/4 और चार्ज एयर में रखा है तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इसका वैल्यू 9 इंटू 10 के पावर 9, ठीक है, 9 इंटू 10 के पावर 9, और दूसरा Q1 Q2, तो Q1 कितना है -5 है, लेकिन क्या लेंगे 5 मैग्नीट्यूड लेते हैं, और माइक्रो मतलब -6, Q2 कितना है 4 मिली, मिली का मतलब हमको मिली 10 के पावर -3, और दोनों के बीच का दूरी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 गुना 10 के पावर -2 हो गया मीटर। अब इसका हो सॉल्व कीजिए। 9 5 गुना 4, 4 5 20 9 180, 180 को लिखते हैं 18, बचा 1 0 और 9 1 10, 9 से ये कट गया, -6 -3 से 9 कट गया, 9 5 45 चौके 180, नीचे 5 25 और 10 के पावर -4, ठीक है -4, तो 25 से 18 काट दीजिए, 25 से 180 काट दीजिए, 7 बार में 175, अब बच गया कितना 5 2 बार 7.2, 10 के पावर -4 ऊपर गया +4 न्यूटन। ये आपका हो गया तीसरा क्वेश्चन। कोई दिक्कत? एक दो एग्जांपल और आपको हम बता देते हैं, साधारण सा। यानी एक बात समझ में आया पिछले क्वेश्चन से, क्या अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस कराएंगे तो फोर्स घट जाता है, घट गया था ना, 16 से सीधा कितना हो गया 2 न्यूटन, घट जाएगा, हटा रहे? कोई दिक्कत? मान लीजिए सवाल दिया, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, दोनों के बीच का दूरी R दिया, और फिर कहता है कि दोनों के बीच का जो दूरी है ना वो हमने 2R कर दिया। तो मान लीजिए इसमें फोर्स था F लग रहा, तो बताओ इसमें कितना फोर्स लगेगा। एक Q1 और Q2 दो चार्ज पार्टिकल था और डिस्टेंस R, और मान लीजिए फोर्स लग रहा था F, पहले फोर्स लग रहा था F, अब दोनों के बीच का जो दूरी बढ़ा दिए, तो बताओ अब क्या फोर्स लगेगा। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे फोर्स F बराबर कितना 1/4 एप्सिलॉन नॉट, के लिख दें के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे F डैश बराबर क्या होगा के Q1 Q2 और 2R का स्क्वायर 4R स्क्वायर, F डैश S बराबर 1/4 के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है ऊपर में F/4, पहले फोर्स लग रहा था F, अब कितना फोर्स लग रहा है F/4, दूरी 2 गुना बढ़ा दिया गया, फोर्स कितना गुना घट गया 4 गुना घट गया।
तो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, बना सकते हैं। ठीक है, तो जितना बताएं ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं आ सकता है। ठीक है, इससे बड़ा क्वेश्चन अभी आपको नहीं आएगा। तो इतना आप लोगों को कंप्लीट कर दिए। अब आगे का वीडियो और लेके आएंगे, उसमें और आगे आपको बताएंगे हम। ठीक है, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3 था, जिसमें कूलम्ब्स लॉ और उससे रिलेटेड सवाल। तो आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।